महाराष्ट्र में महायुति में जबरदस्त भगमच्छर मचा हुआ है। ऐसा भगमच्छर मचा हुआ है कि 7 दिन हो गए लेकिन अभी तक बीजेपी अपना सीएम फेस फाइनल नहीं कर पाई है। और ऊपर से शिंदे, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और फडणवीस की मीटिंग छोड़ छाड़ कर अपने गांव सतारा रवाना हो गए। ये बहुत जबरदस्त कहानी है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ भरत जी हैं, चंद्रकांत जी हैं। महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उस पर बात आज इन लोगों से करने के लिए आए, इसलिए संपादकीय में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, महाराष्ट्र का मौसम बदलने वाला है और इस मौसम की जानकारी ये दो मौसम वैज्ञानिक यहाँ पर बैठकर देने वाले हैं। अरे भरत जी, महाराष्ट्र में तो हालत बहुत खराब है। पहले तो ये लग रहा था कि एकनाथ शिंदे मान जाएंगे, 2.5 घंटे शिंदे और शाह की और साथ में अजीत पवार की बातचीत चली, लेकिन फडणवीस को सीएम बनने देने के लिए बात बनी नहीं पा रही है। ऐसे कौन से कांटे लग गए देवेंद्र फडणवीस में भाई? हैं प्रज्ञा जी, कांटे हैं। कल मैंने एक थ्योरी बताई थी 72 घंटे वाली। बहुत सारे लोग कह रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाती है, हमेशा ऐसा करती है। लेकिन नहीं, जहाँ भी 6 दिन से ऊपर समय लगा, 72 घंटे से ऊपर समय लगा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम बदल दिया है। ये 72 घंटे वाली थ्योरी होगी। अब बात हो गई आपकी कांटे वाली। अगर 72 घंटे वाली थ्योरी लोग देखना चाहते हैं तो उल्टा चश्मा यूसी पर मैंने कल ये वीडियो किया था और बताया था, पूरा भारत 2014 के बाद का पूरा इतिहास बताया था। अब आपका जो मूल सवाल है कि कांटे कहाँ लगे हैं। कांटे प्रज्ञा जी यहाँ पर लगे हैं, आप वापस 2017 और 2019 के बीच में आपको चलना पड़ेगा। कांटे अगर आप समझना चाहती हैं, 2017 में उत्तर प्रदेश में एक नारा लगा, मोदी के बाद योगी। इसको पकड़ के रखिएगा। फिर उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव जब आ रहे थे महाराष्ट्र में, फिर महाराष्ट्र में एक नारा लगा, देवेंद्र के बाद देवेंद्र। 2 नारे। दोनों नारों में आप ये देखेंगी कि उत्तर प्रदेश में गुजरात लॉबी योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने के तमाम सारे प्रयास करती है। अभी कुछ दिन पहले सत्ता परिवर्तन होते होते रह गया, उससे पहले भी गद्दी से बेदखल करने की 2022 में कोशिश हुई। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे थे तो दोनों डिप्टी सीएम वहाँ जाकर जम गए, योगी अकेले रहे। ये उत्तर प्रदेश की बात होगी। आपका मूल सवाल महाराष्ट्र के ऊपर है प्रज्ञा जी। महाराष्ट्र के भीतर भी ये नरेंद्र के बाद देवेंद्र वाला जो मसला है, ये गुजरात लॉबी के भीतर, क्योंकि तो अगर नरेंद्र के बाद मसला प्रज्ञा जी ये होना चाहिए, नरेंद्र के बाद शाह, नरेंद्र भाई के बाद मोटा भाई, ये होना चाहिए। अब नरेंद्र के बाद देवेंद्र जब होता है तो मोटा भाई को तकलीफ इससे होती है। और इन सब के बीच में 2.5 घंटा मीटिंग चली, या महाराष्ट्र के भीतर तोड़फोड़ हुई, या महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया। आप पूरा बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देवेंद्र फडणवीस को किस तरीके से लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री थे, डिमोशन करके इनको डिप्टी सीएम कैसे बना दिया, ये हो गया वो हो गया। वो सब सोची समझी रणनीति है। दिल्ली में आपने कहा 2.5 घंटे बैठक चली। मेरे जो सूत्र कहते हैं वो ये कहते हैं कि उसके बाद शिंदे के साथ तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट की अलग से भी अमित शाह की बैठक हुई। उस बैठक में भी कुछ निकल नहीं पाया। बैठे दोनों लोग। उस बैठक में निकला प्रज्ञा जी, उस बैठक में शिंदे ने अपनी कुछ शर्तें रखी। उन शर्तों को अमित शाह ने अभी तक माना नहीं है, और उसके बाद अमित शाह ने कुछ बताया है, और उसके बाद शिंदे जो है वहाँ से निकल कर अपने गांव चले गए हैं। वो टाइम ले रहे हैं और ये एक प्रेशर बनाने का तरीका है। और ये कह रहे हैं लोग कि शिंदे, हम लोगों ने अपने शो में ही कहा था कि डिप्टी सीएम शिंदे बहुत मुश्किल है कि वो डिप्टी सीएम बने। शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे बनिस्बत इसके कि शिंदे दिल्ली की राजनीति में आए, या शिंदे अपने किसी और आदमी को डिप्टी सीएम बना दें महाराष्ट्र के भीतर, या कोई और मंत्रालय। मैं फिर आऊंगी आपके पास। ये बात कांटा वहीं पर है। नरेंद्र के बाद देवेंद्र वाले मसले पर काटा है, और गुजरात लॉबी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि देवेंद्र अब इससे आगे बढ़े और सितारा बनकर उभरे। और ये बात तो बिल्कुल ठीक बात है कि ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, और ये बात मुझे कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हुए इसको साफ तौर पर दिख रही है। लेकिन ये बात जो अभी आपने कही कि मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को लेकर के तो जो कांटा फंस रहा है उस पर तो हो सकता है एकनाथ शिंदे फिट ना बैठे, यानी कि वो ना चाहें उप मुख्यमंत्री बनने। लेकिन केंद्र में अगर मंत्री पद एकनाथ शिंदे को मिलता है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको केंद्र में बड़ा मंत्रालय मिल सकता है, तो क्या वो महाराष्ट्र छोड़ दिल्ली जाएंगे? प्रज्ञा जी, केंद्र में मैं बहुत साफगोई से एक बात आपसे कहना चाहता हूं, केंद्र में जितने भी मंत्री हैं
उनकी हालत आपने देखी है क्या है? भाई अगर पैरासीटामॉल लॉन्च करनी होती है तो नरेंद्र मोदी लॉन्च करते हैं, ट्रेन को झंडी दिखानी होती है नरेंद्र मोदी झंडी दिखाते हैं, किसानों के खाते में पैसा जाने वाला होता है तो नरेंद्र मोदी जी पैसा डालते हैं, जो भी काम होता है, अब जैसे नगर विकास वाले का काम होता है तो मोदी जी लोगों को घर देते हैं, बटन दबाते हैं। बिल्कुल सही बात किसी है। भी मंत्री का काम वो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। अच्छा काम हुआ तो मोदी जी का नाम, बुरा काम हुआ तो मंत्रालय वाले मंत्री का नाम। तो मंत्री की क्या औकात रह गई है आज की डेट में नरेंद्र मोदी सरकार में? तो शिंदे क्यों मंत्री बनना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में, वो भी नरेंद्र मोदी जी के नीचे? भाई एक मुख्यमंत्री का अपना ओहदा होता है, अपनी पोस्ट होती है, अपने स्वतंत्र निर्णय, कितना भी पपेट मुख्यमंत्री हो उसके अपने स्वतंत्र निर्णय होते हैं राज्यों में, वो अपने अपने निर्णय ले सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद आपने अनुप्रिया पटेल का हाल देखा है ना प्रज्ञा जी, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाल देखा है ना, क्या कर रहे हैं आज की तारीख में? आपने और मंत्रियों का हाल देखा है क्या कर रहे हैं आज की तारीख में? सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए मंत्री हैं, मिलने वाले काली वर्दी वाले चार गनर मिल जाते हैं और आगे पीछे चार गाड़ियां मिल जाती हैं जो भी उनके प्रोटोकॉल में है। इससे ज़्यादा क्या, कितने डिसीजन मेक कर लिए मंत्रियों ने, क्या बदल दिया? अच्छा भरत जी आपको क्या, सॉरी चंद्रकांत जी आपको क्या लग रहा है? भरत जी ने जो बात कही कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री तो बिल्कुल नहीं बनने वाले, जो हम इसके पहले चर्चा भी कर चुके हैं, और शिवसेना के नेता ने ये बात आकर के कह भी दी है कि उप मुख्यमंत्री वो नहीं बनेंगे। आपको क्या लग रहा है कि क्या वो दिल्ली जाएंगे? भरत जी कह रहे हैं कि वो मंत्रालय भी नहीं लेना चाहेंगे, पपेट कौन बनना चाहता है? देखिए, मैं भरत जी की बात से सहमत हूँ, वो केंद्र में नहीं जाना चाहते। एकनाथ शिंदे रहना चाहते हैं महाराष्ट्र में ही, पहला। 2 पॉइंट है, वो डिप्टी सीएम नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते हैं महत्वपूर्ण विभाग। महत्वपूर्ण विभाग का क्या मतलब है कि आपने एकनाथ शिंदे को जब मुख्यमंत्री बनाया तो गृह विभाग फडणवीस को दिया। शिंदे का साफ साफ कहना है मुख्यमंत्री बीजेपी अपना बना ले, गृह विभाग हमको दे दे, सामाजिक न्याय हमको दे दे, राजस्व हमको दे दे, यानी 10 से 12 महत्वपूर्ण विभाग जो होते हैं वो हमको दे दे। और अजीत पवार भी कह रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण विभाग हमको भी दे दिए जाए। पेंच यहीं पर फंसा हुआ है। अब दावा तो ये किया जा रहा है कि बीजेपी की मीटिंग में जैसे ही फडणवीस के नाम पर चर्चा भी शुरू हुई तो फडणवीस के नाम की चर्चा आते ही शिंदे भड़क गए और फिर ये कहा गया कि ठीक है आप लोग जाइए और महाराष्ट्र में बैठकर बैठक करिए। मीटिंग होनी थी महाराष्ट्र में महायुति की और एकनाथ शिंदे उस मीटिंग में नहीं गए, वो सीधे अपने गांव सतारा के लिए निकल गए और उसके बाद वो मीटिंग नहीं हो पाई, वो कैंसिल हो गई। और मैं आपसे कह रहा हूँ अगले 2 दिन भी मुख्यमंत्री पद का ऐलान नहीं होने वाला वहाँ पर, क्योंकि अब सारी चीज़ें इस बात पर निर्भर करती हैं कि कब शिंदे लौटेंगे, कब वो लौटेंगे, कब उनके साथ बातचीत होगी। मेरे सूत्र ये तो कहते ये हैं क्या कि गांव 1 चले तारीख जाना से क्या पहले- कहता है? 1 तारीख से पहले कुछ नहीं होने वाला है, ये हम लोग बेहद जिम्मेदारी से मैं इस बात को कह रहा हूँ। कल भी मैंने बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहा था कि देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी फंस गई है, देवेंद्र फडणवीस का मामला फंस गया है, क्योंकि जो टाइम बाइंग कर रही है जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी, वो ये दिखा रहा है कि मामला बहुत पेचीदा फंसा हुआ है। और दूसरी एक तरफ अगर तारीख, देवेंद्र कल फडणवीस को 30 मुख्यमंत्री तारीख है। बनाना होता तो अब तक बना दिया होता, बहुत समय हो गया। अगर ओपन डिसीजन होता तो बना दिया होता, क्योंकि इसमें अंतर विरोध है प्रज्ञा जी, इसमें अंतर विरोध ये है कि शिंदे नहीं चाहते कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, पवार भी नहीं चाहेंगे, पवार भी नहीं चाहेंगे और कोई तीसरा मुख्यमंत्री बने, महायुति से कोई मुख्यमंत्री बने, इसको शिंदे स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नाम को स्वीकार नहीं कर सकते। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई वो चीज ये भी है, नरेंद्र के बाद देवेंद्र वाला जो मामला है ये उससे भी बड़ी फांस है, क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। और ये जो मीटिंग वाला खेल दिल्ली में हो रहा है प्रज्ञा जी, यहां पर भी भीतर दाल में कुछ काला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोनों तरीकों से जानी जाती है। पहली जिस तरीके से कि जो कह दिया मोटा भाई ने या जो कह दिया नरेंद्र मोदी जी ने वो होना ही है, वो पत्थर की लकीर है, चलो जी हो जाएगा, ठीक। लेकिन अब यहां पर मामला ये फंसा हुआ है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, देवेंद्र फडणवीस साइड भी हो जाएं और अपना काम भी बन जाए, विरोध भी ना होने पाए, महाराष्ट्र में संदेश भी ना जाने पाए और सारी चीजें हो जाए। वसुंधरा राजे को किस तरीके से किनारे किया आपने देखा प्रज्ञा जी, सबने देखा, दुनिया ने देखा। किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को किनारे किया, दुनिया ने देखा। रमन सिंह को किस तरीके से घर बिठाया, दुनिया ने देखा। तो अब बारी महाराष्ट्र घर बैठ में भी है। गए ना, ये भी तो इस तरह के सवाल भरत जी चंद्रकांत जी तब भी उठ रहे थे। सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारा ये 2024 का लोकसभा चुनाव है, उस वक्त भी इस तरह की बातें चल रही थी कि नीतीश कुमार इस तरह के मंत्रालय चाह रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू को गृह चाहिए, फलाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ अंत में जो मोदी शाह ने चाहा वही हुआ और सब घर बैठ गए आराम से। बात दो तरह की बात है, वो केंद्र सरकार थी, ये राज्य सरकार है, दोनों में फ़र्क है। और वहाँ पर जिस तरीके का प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही थी वो एक अलग बात है, लेकिन चलिए वहाँ पर तो फिर भी बहुमत नहीं था, वहाँ पर बहुमत नहीं था। यहाँ तो बहुमत के बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे हुए हैं।
10 विधायक तोड़ना, 20 विधायक तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, लेकिन शिंदे के अलग होने का नुकसान मराठा पॉलिटिक्स में होगा। और अब तो इस बात पे भी इस नुकसान को भी थोड़ा विस्तार से बताइए। नुकसान ये है कि वो मराठा है और मराठी मानुस वैसे भी मराठा आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी से नाराज रहा है। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी एक मराठा नेता की तलाश कर रही है कि नहीं देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण तो मराठा नेता मिल जाए। और फिर ओबीसी नेता का क्या होगा? इसके पहले बात चल रही कि ओबीसी नेता की तरफ बीजेपी इस बार अपना रुख कर सकती है। बिल्कुल, तो ये बीजेपी ये करना चाह रही है कि वो डिप्टी सीएम में किसी शिंदे के गुट से ओबीसी को ले आए और यहाँ हम मराठा को ले आए। ये इस तरीके की बातचीत चल रही है। लेकिन फिलहाल मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, जो भरत जी ने बात की, मैं उसी लाइन के साथ हूँ कि अगले 24 से 30 घंटे या कुछ घंटे ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र में, लेकिन 1 तारीख से पहले महाराष्ट्र में कुछ नहीं होने वाला। और आप देखिए क्या होता है फिलहाल। लेकिन फिलहाल ये जरूर साफ है कि नाराजगी बहुत ज़्यादा है और झगड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक बात है। और ये नाराजगी बहुत कुछ दिखा रही है कि मामला गड़बड़ है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा के लिए निकल गए। अब इंतजार किया जा रहा है एकनाथ शिंदे कब आएंगे और कब वो अपना फैसला सुनाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हम महाराष्ट्र हो या देश भर की जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें हैं, जो भी राजनीतिक उठापटक है, सब आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस संपादकीय वाले एपिसोड को खूब शेयर कीजिएगा। नमस्कार।